फ्रेंड्स, ये वीडियो अपकमिंग LIC ADO एग्ज़ाम और जो भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है चूँकि तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी था चूँकि LIC ADO का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो आवाज़ पे कम से कम फोकस करते हुए आप कंटेंट और कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो हेडिंग है वो है फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। ठीक, मनी मार्केट को RBI रूल करता है, मतलब मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो सेबी करता है। कैपिटल मार्केट में शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट को जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम उन चीज़ों की बात करते हैं जैसे कि जब भी कोई कंपनी अपना शेयर पहली बार जो है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करती है, तो जब कंपनी का IPO आता है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आता है। तो जब भी कोई कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में डील करती है, लेकिन एक बार IPO आने के बाद फर्दर उस शेयर्स की जो भी डीलिंग होती है, जो है उस शेयर की ट्रेडिंग होती है, वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। तभी यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में क्लियरली मेंशन है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ठीक, जिनका IPO लॉन्च हो चुका है उनके लिए सेकेंडरी मार्केट होती है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में इस चीज़ को जो है स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम सबसे पहले मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। तो मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, मतलब लेस दैन 1 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो वाले इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में आते हैं, लेस दैन 1 ईयर। ठीक है, इसमें ये इतने इंस्ट्रूमेंट हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम इंश्योरेंस अवेयरनेस जो सेकंड वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जो पार्ट 2 इंश्योरेंस अवेयरनेस का वीडियो हमने बनाया था उसमें ये सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। पढ़ने ज़रूरी हैं, एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये सारी कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ये सारे जो हैं उस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या? कैपिटल मार्केट में जो भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है, उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कैपिटल मार्केट में होती है। कैपिटल मार्केट को बेसिकली जो है 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है। पहला है इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड आर ओन्ड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी क्या होती है? बेसिकली मतलब शेयर्स ही होते हैं, इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, लेकिन इक्विटी में क्या है कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी को निकालने के बाद जो मतलब टोटल असेट बचता है ना, उसी चीज़ को इक्विटी सेगमेंट बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड आर ओन्ड बाय द ओनर। ठीक है, वो उसकी इक्विटी होती है, जो ओनरशिप होती है वही इक्विटी होती है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर इज़ द रेजिडुअल क्लेम, वही जो मैं बोल रहा हूँ ओनरशिप, मतलब वो जो क्लेम होता है, क्लेम अमाउंट, मतलब जो एक्चुअल ओनरशिप होती है उसी को इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। जैसे जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो शेयर की जो वैल्यूएशन होती है वही चीज़ है, इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, रेजिडुअल क्लेम आर इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दी असेट में आपकी जो ओनरशिप है वही इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं?
are the special equity security that has properties of both equity and debt instrument। एक्चुअली कैपिटल मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी आप इक्विटी सेगमेंट पढ़ रहे हैं, अगला वाला जो आएगा वो डेट सेगमेंट आएगा और उसके अगला वाला आएगा हाइब्रिड सेगमेंट। तो जो ये प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं ना, ये प्रेफरेंशियल शेयर में दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब इक्विटी की भी क्वालिटी होगी और डेट की भी क्वालिटी होगी। डेट एक तरह का लोन होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस शेयर आर द स्पेशल इक्विटी सिक्योरिटी दैट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ कंसिडर्ड एज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। इन मतलब इनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? दीज शेयर्स आर द कॉर्पोरेट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज दैट इन्वेस्टर्स कैन चूज टू टर्न इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम स्पैन। मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है ना, तो इस वोलेटिलिटी से बचने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कुछ मतलब प्रेफरेंशियल शेयर्स को जो है, ये जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं ये परचेज़ कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि वो मार्केट की वोलेटिलिटी से बच सकते हैं। और इन शेयर्स की खास बात ये होती है कि ये शेयर जो होते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स किए जाते हैं और ये एक सर्टेन फिक्स इनकम भी जनरेट करते हैं। मतलब ओवरऑल इससे मार्केट की वोलेटिलिटी से बचा जा सकता है, इसीलिए इन शेयर्स को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है, ठीक। अगला सेगमेंट है डेट सेगमेंट। डेट सेगमेंट में जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब डिबेंचर इज़ लाइक अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन। डिबेंचर एक तरह का सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज टू बारो मनी। ये मतलब सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है, इस चीज़ को, इस इंस्ट्रूमेंट को बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेने के लिए यूज़ करती हैं। मतलब वो एक इसका इस्तेमाल जब उन्हें बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो अपना डिबेंचर इशू करेंगी, एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन होगा और वो जो है लोन को बोरो कर लेंगी पब्लिक से, ठीक है। इनको दो तरीके से सेग्रीगेट किया गया है। पहला है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। convertible debentures that can be converted into equity shares of the issuing company after a predetermined period of time। चूँकि डिबेंचर्स जो होते हैं एक तरीके के लोन होते हैं, लेकिन जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को एक सर्टेन प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड के बाद जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसीलिए इनको जो है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी बोला जाता है। इसी के टाइप में है, पहला टाइप ये है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। दूसरा होता है नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ठीक है, मतलब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो ये कन्वर्टिबल जो डिबेंचर्स होते हैं, इसमें यहाँ पे देखिए मेंशन है इस लाइन में कि जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं टिपिकली हैव लोअर इंटरेस्ट रेट्स देन नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड इज अ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड भी एक तरह का डिबेंचर ही है, डेट इंस्ट्रूमेंट ही होता है। बॉन्ड इज अ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बॉन्ड भी जो है मतलब बॉन्ड इशू कौन करता है? बॉन्ड या तो कारपोरेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। जब जो है गवर्नमेंट को या कारपोरेट को लोन की ज़रूरत होती है, पैसे की नीड होती है, तो वो बॉन्ड इशू करते हैं और बॉन्ड के बदले उन्हें पब्लिक से पैसे मिलते हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है, चूँकि उनको बहुत तरह का जो है फंड की नीड है फॉर द रोड्स, फॉर द स्कूल्स, फॉर द डैम्स, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब चीज़ों के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो लोग जो है बॉन्ड इशू करके अपना फुलफिलमेंट करते हैं पैसे का। तो बॉन्ड भी एक तरह से डिबेंचर है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा।
नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वही जो बताया, जो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा सेगमेंट आता है इसमें कैपिटल मार्केट में हाइब्रिड सेगमेंट। हाइब्रिड सेगमेंट में क्या है कि हैव बोथ फीचर ऑफ इक्विटी एंड डिबेंचर्स। इक्विटी का मतलब है ओनरशिप और वहीं डिबेंचर्स का मतलब एक तरीके से लोन वाला है वो सिस्टम। तो हाइब्रिड सेगमेंट के ये दो एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और वारंट। ये दोनों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन ईयर ऑफ 1991। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है 1991 में बनाया गया था फेयर वानी कमेटी के तहत। ठीक है, फेयर वानी कमेटी के तहत। इन 1992 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथराइज IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज के टाइम पे प्राइवेट हो गई है। ठीक है, टू इस्टेब्लिश NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो सेंसेक्स है जिसको बोलते हैं उस, ये सेंसेक्स मतलब इस चीज़ को बोलते हैं ये सेंसिटिव इंडेक्स। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सेंसिटिव इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 50। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट इन एशिया में है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। इस्टेब्लिश इन ईयर 1875, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्ट 1957, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इज दियर सेंसिटिव इंडेक्स इज सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सेंसिटिव इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस वीडियो का जो भी इसमें ये चीज़ें हैं इनका जो है फाइल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बैंकोरियम। प्रेसिडेंसी बैंक इन्हें बोलते हैं। ये जो तीन बैंकें हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन को प्रेसिडेंसी बैंक बोला गया है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। थ्री प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज्ड इन 1921 टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अगला पॉइंट है ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया। ये है इलाहाबाद बैंक, 1865 में बनाया गया था। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI एक्ट 1934, established on 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949। RBI के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में बेसिकली तीन तरह की बैंकें हैं अभी प्रेजेंट में। पहला है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक और तीसरा है डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये तीन तरह के बैंकिंग सिस्टम्स इंडिया में रन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनल रूरल बैंक्स। RRB एक्ट जो है, RRB एक्ट 1976, RRB रीजनल रूरल बैंक जॉइंटली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेयर 50%, स्टेट गवर्नमेंट शेयर 15%, स्पॉन्सर बैंक शेयर 35%। सबसे जो पहली RRB थी उसका नाम था प्रथमा बैंक। इसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक्ट 1981 है, इस्टेब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982, शिव रमन कमेटी। पॉइंट याद कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेडअप जो इक्विटी कैपिटल होती है वो होती है 200 करोड़ और पेमेंट बैंक की जो मिनिमम पेडअप इक्विटी कैपिटल होती है वो होती है 100 करोड़। अगला क्वेश्चन है एशियन क्लियरिंग यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है तेहरान में। एशियन क्लियरिंग यूनियन, इसका हेडक्वार्टर तेहरान ईरान में है। 1974 में बनाया गया था। बेसल थर्ड,
ठीक है, बेसल थर्ड जो है 2010 में आया था, इज़ द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड शेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, एक तरह से स्टैंडर्ड बनाया गया है फॉर द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ ग्लोबली। ठीक है, इसके बेसिकली 3 पिलर हैं। 2010 में आया था और इसके 3 पिलर हैं। पहला पिलर है मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन रिस्क वेटेड एसेट। समझ रहे हैं ना, कि मतलब अगर किसी, मान लो आपने लोन दिया तो लोन में कितना % रिस्क है, उस रिस्क को एनालिसिस करके उसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट बैंक में रिज़र्व कर दिया जाए, ताकि इन केस ऑफ फेल्योर बैंक उस अमाउंट से कोप अप कर सके। तो पहला पॉइंट है रिस्क वेटेड एसेट। दूसरा जो पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, मतलब आपने रिस्क वेटेड एसेट मतलब रिस्क वेटेड एसेट के लिए आपने थोड़ा सा अमाउंट एलोकेट कर दिया। अब रेगुलर बेसिस पे एक सुपरविज़न भी ज़रूरी, अब आप उसको सुपरवाइज़ करते रहें, सुपरवाइजरी एंड रिव्यू प्रोसेस। और तीसरा जो पिलर है वो है मार्केट डिसिप्लिन। ठीक, तो याद करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप जब लोन देंगे तो उसके लिए उसकी जो है रिस्क को एनालिसिस करने के बाद उसमें आप ये देखें कि उसके लिए हम कितना अमाउंट अलग एलोकेट कर सकते हैं कि रिस्क जो है रिस्क को कोप अप करने के लिए। दूसरा ये है कि उस चीज़ को सुपरवाइज अच्छे से करें, और सुपरविज़न के लिए आपको डिसिप्लिन की नीड होगी कि मतलब जब आप जो है सुपरवाइज़ कब करेंगे, कितने ड्यूरेशन पे बार बार करेंगे, इस चीज़ के लिए आपको डिसिप्लिन की नीड होगी। तो तीसरा पिलर है आपका मार्केट डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2008 में आया था। इट इज़ अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स। ठीक है, अथराइज कैपिटल थी इसकी 300 करोड़ और पेड अप कैपिटल थी इसकी 100 करोड़। ठीक, भीम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई बेस्ड वर्चुअल पेमेंट असिस्टेंस है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। इन सब के फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, भीम के, वीपीए के, यूपीआई के, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सारे के सारे बहुत एक एक इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे फाइनेंशियल न्यूज़ में ही आएंगे। यूपीआई 2016 में बनाया गया था, इज़ एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का जो पिन होता है वो 4 से 6 डिजिट का होता है। जैसे कि जब आपने यूपीआई यूज़ किया होगा तो यूपीआई जब आप ऐप ओपन करते हैं तो पहला पिन 4 डिजिट का होता है, लेकिन जब आप पेमेंट करने लगते हैं तो फिर से पिन मांगता है, वो 6 डिजिट का होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है 4 से 6 डिजिट का पास कोड होता। ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। अभी यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 2 लाख तक बढ़ा के कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, ये 2010 में लॉन्च किया गया था। इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र थ्रू द मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इंटर बैंक जो है एक फ़ंड ट्रांसफ़र स्कीम है थ्रू द मोबाइल फ़ोन्स। इंटर बैंक का मतलब किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में, इंट्रा बैंक का मतलब सेम बैंक से सेम बैंक में। यूएसएसडी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये भी एक तरह का जो है 2014 में लॉन्च किया गया है। ये चीज़ होती है टू चेक द स्टेटस ऑफ हिज हर आधार नंबर सीडिंग लिंकिंग इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की बेसिकली इंक्वायरी के पर्पज़ के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। MMID क्या चीज़ है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर 7 डिजिट कोड होता है, इशूड बाय द बैंक फॉर अवेलिंग IMPS। ठीक है, मतलब इमीडिएट ये जो थी ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस को अवेल करने के लिए MMID को
जो है बनाया गया था। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर 7 डिजिट कोड होता है। अगला क्वेश्चन है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बिल पेमेंट सिस्टम इज इन द कंट्री अंडर सिंगल ब्रांड इमेज। ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि सारे जो बिल ऑफ पेमेंट है वो एक सिंगल जो है ब्रांड के नीचे काम कर सके, और उसी चीज़ का नाम दिया गया भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। इट इज़ टू टाइप। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। इसको दो पार्टों में जो है डिवाइड किया गया। एक है CBDCR, CBDCW। CBDCR क्या है, रिटेल सेक्शन की है। CBDC होलसेल सेक्शन की है। ये जनरल पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर रिटेल पर्पज़। ठीक है। PSL क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये 4 तरीके के होते हैं, याद रखना। ये 4 तरह के होते हैं, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये चारों के नाम लिखे हैं, इनको याद नहीं करना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना। PSLC जनरल, PSLC स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, PSLC एग्रीकल्चर, PSLC माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये टोटल 8 टाइप के प्रायोरिटी सेक्टर जो है बताए गए हैं इकोनॉमी में, तो इनको एक बार बस देख लीजिएगा, याद नहीं करना है। इन सब का अपना फिक्स परसेंटेज भी होता है, लेकिन वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है अभी तक, तो इस वजह से वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं। लेकिन ये एटलीस्ट सेक्टर ज़रूर पता होने चाहिए कि ये सारे सेक्टर PSL में आते हैं। उनमें से पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा एक्सपोर्ट, चौथा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और पांचवा है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, छठवां है हाउसिंग, वीकर सेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी। ये इतने सेक्टर हैं जो PSL में आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी प्राइमरली कैटेगराइज इनटू 3 सेक्टर्स। ये चीज़ याद रखना कि इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया प्राइमरी सेक्टर, एक हो गया सेकेंडरी, एक हो गया टर्सरी। तो प्राइमरी में क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती हैं, उनको प्राइमरी सेक्शन में डाला गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। मतलब जो एग्रीकल्चर और जो पहले सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आया है उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना सेकेंडरी सेक्टर का काम है। ठीक। और टर्सरी सेक्टर का क्या काम है कि प्रोडक्शन एंड एक्सचेंजेस ऑफ सर्विसेज। उसी जो सेकेंडरी सेक्टर से चीज़ें आई हैं उनका प्रोडक्शन और उनको एक्सचेंज करना। ठीक है। एक्सचेंजेज ऑफ सर्विसेज वाला जो काम है वो सारा का सारा टर्सरी सेक्टर में आएगा। तो ये बेसिकली 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगला क्वेश्चन है ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैविंग एनी शॉर्टफॉल इन लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर शैल बी एलोकेटेड अमाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन टू RIDF। ये चीज़ याद रखना कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में बैंक का जब भी PSL में शॉर्टफॉल होता है, मतलब जब भी उनके PSL के टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो वो जो अमाउंट उनका PSL में बच गया है उस अमाउंट को उनको RIDF में जमा करना होता है। ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विद नाबार्ड। ये चीज़ जो है नाबार्ड के अंडर में काम करती है। तो ये पॉइंट याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। फार्मर्स विद लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर is called marginal farmer. Farmers with land holding more than 1 hectare and up to 2 hectare is called small farmers. 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000, 10,000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, याद कर लेना।
MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस MSME एक्ट 2006, ठीक। MSME एक्ट 2006, MSME में देखो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। MSME का मतलब जब भी आप MSME के तहत कोई भी प्लांट मशीनरी लगाते हैं तो जो लगाएंगे उसके इन्वेस्टमेंट में और उसके थ्रू जो टर्नओवर है वो उसकी लिमिट सेट की गई है। जैसे कि माइक्रो है तो जो भी इन्वेस्ट करेंगे आप वो 1 करोड़ तक का होगा। स्मॉल है तो जो भी इन्वेस्ट करेंगे 10 करोड़ तक का। मीडियम है तो जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो 50 करोड़ तक का। और टर्नओवर बस इसी का 5-5 गुना कर दीजिए आप। देखिए इसका 5 गुना, यहाँ पे 5 गुना, यहाँ पे 5 गुना, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ये डेटा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉलिसी रेट्स। तो पॉलिसी रेट में पहली चीज़ है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 49 ऑफ RBI एक्ट 1934, स्टैंडर्ड रेट एट विच RBI इज़ प्रिपेयर टू बाई आर रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, आर कॉमर्शियल पेपर। मतलब इस बैंक रेट को ही डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं और इसको बेस रेट भी बोलते हैं। बैंक रेट ही वो रेट है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक के लोन का इंटरेस्ट रेट निर्धारित करती हैं वो कितना होगा। हायर बैंक रेट का मतलब होता है कि हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, हायर लेंडिंग रेट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट होता है एट विच RBI इज़ प्रिपेयर टू बाई आर डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये चीज़ बैंक रेट होती है। अगला पॉइंट है रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम द RBI। जब भी कॉमर्शियल बैंक जो है शॉर्ट टर्म लोन लेती हैं तो उन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है उसी को जो है रेपो रेट बोला जाता है। शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम द RBI, इस प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विडिटी इंजेक्शन। चूँकि जब बैंकें जो हैं शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम द RBI, मतलब जब शॉर्ट टर्म लोन जो है बैंक्स, ठीक है, जब बैंकें जो है कॉमर्शियल बैंकें RBI से लोन लेती हैं तो बैंकों के पास पैसा जा रहा है, मतलब लिक्विडिटी का इंजेक्शन हो रहा है, उधर मार्केट साइड में पैसा जा रहा है। तो इस चीज़ को जो है रेपो रेट बोला जाता है। रिवर्स रेपो में क्या है, इसका जस्ट उल्टा होता है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द रेपो रेट। कॉमर्शियल बैंक जब उनके पास सरप्लस फंड हो जाता है तो कमर्शियल बैंक चार्ज ऑन देयर सरप्लस फंड विद RBI। तो जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा RBI के पास रखती हैं तो RBI जो है कमर्शियल बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, उसी इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। चूँकि पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास जा रहा है, उधर से इधर नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, इस प्रोसेस को लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। Statutory liquidity ratio is the amount of commercial bank needs to maintain in the form of cash, देखो, in the form of cash, gold, government approved securities before providing credit to its customer। जब भी कॉमर्शियल बैंक अपने किसी कस्टमर को लोन देती हैं तो उसके पहले उनको SLR मेंटेन करना होता है। SLR कैसे मेंटेन करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज़ के माध्यम से उनको SLR जो भी RBI जो है निर्धारित की है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, उतना SLR मेंटेन करना होता है। और SLR बैंक अपने पास खुद मेंटेन करती हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ टोटल NDTL। NDTL का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब जो भी उनके पास
जैसे दो तरीके का पैसा होता है ना बैंक में, एक तो होता है कि जो सेविंग अकाउंट में वो ऑन डिमांड पैसा होता है, कस्टमर जब चाहेगा तब उसे निकालेगा, ठीक है, तो वो हो गया डिमांड। और टाइम लायबिलिटी का मतलब जैसे कोई पैसा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है तो वो एक सर्टेन समय के लिए पड़ा है, बैंक को पता है कि अब ये पैसा कितने समय के लिए फिक्स डिपॉजिट है, तो वो पैसा चला गया टाइम लायबिलिटी में। तो वही चीज़ लिखा है कि NDTL का परसेंटेज निकाला जाता है और उसी से जो है SLR को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक्स कैश रिजर्व बैलेंस विद RBI। बैंकों को अपना जो है कैश रिजर्व रेशियो RBI के साथ मिल के जो है RBI में जो है मेंटेन करना रहता है कैश रिजर्व रेशियो विद रेफरेंस टू NDTL, ठीक है। NDTL को ही बेस बना के जो है बैंकें अपना रिजर्व मेंटेन करती हैं विद RBI, CRR के केस में कैश रिजर्व रेशियो। अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बारो फंड ओवरनाइट। जब भी कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट फंड की ज़रूरत होती है तो कॉमर्शियल बैंक के MSF का यूज़ करती हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। RBI इंट्रोड्यूस MCLR विद इफेक्ट फ्रॉम 2016 टू डिटरमाइन बेस रेट। मतलब बेस रेट को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बेस रेट को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और बेस रेट को डिसाइड करने के लिए MCLR को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है एमोर्टाइजेशन क्या है, रिडक्शन ऑफ डेट बाय द रेगुलर पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोन इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन, ठीक है। लगातार जब आप प्रीमियम पे करते रहते हैं तो आपका प्रीमियम जो है कुछ कुछ कम होता रहता है, उसी चीज़ को लिखा है टेक्निकल टर्म में कि एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। Derivatives instrument are the financial contracts, their value depend on the underlying asset। मतलब ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इनकी वैल्यू जो होती है अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। अब अंडरलाइंग एसेट क्या होता है उसको समझते हैं। देयर आर बेसिकली 4 डेरिवेटिव्स, ठीक है, 4 तरीके के डेरिवेटिव्स हैं जो फाइनेंशियल टर्म में बताए गए हैं। पहले हम अंडरलाइंग एसेट को समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि मिल्क है, ठीक है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क से मिल्क शेक बनता है, ठीक है। इस मिल्क शेक की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि मार्केट में मिल्क की वैल्यू क्या है। अगर मिल्क का ही रेट बढ़ जाएगा तो मिल्क शेक की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। मिल्क का रेट बढ़ेगा तो मिल्क शेक का वैल्यू भी रेट बढ़ जाएगा। तो मतलब मिल्क शेक जो है डेरिवेटिव है मिल्क का, डिराइव किया गया इस चीज़ से, ठीक है। और ये इसका अंडरलाइंग असेट है, मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू भी घट जाएगी। इसी तरीके से फाइनेंशियल टर्म में जब कुछ स्टॉक इंडेक्स होती हैं जो बोलते नहीं कि सेंसेक्स इतने पॉइंट से अप हो गया, तो जब वो चीज़ अप होगी तो उस इंडेक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, उस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। ये 4 तरीके के होते हैं बेसिकली। पहला है फ्यूचर, इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल एन एग्रीड अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट एन एग्रीड प्राइस, ठीक है, ठीक है। ये आज ही की डेट में मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आज कि फ्यूचर में इस चीज़ का प्राइस इतना हो जाएगा और उसी बेसिस पे जो है उसका जो है हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज निफ्टी का पॉइंट है 17,000 और हमने जो है 1 महीने की लॉट ली और हमने ये फिक्स किया आपस में 2 पार्टियों ने कि अगले 1 महीने में ये 17,300 पॉइंट पहुंच जाएगा। तो 17,300 पॉइंट अगर पहुंचता है
तो अगर उससे ऊपर ये पॉइंट्स चला गया तो ये माना जाएगा कि हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन सही था और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर 17,300 से नीचे ही जो है पॉइंट्स रहे तो फिर हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर की चीज़ को हम प्रेडिक्ट करते हैं और उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, वही चीज़ फ्यूचर में है। ठीक, अगला है ऑप्शन। ऑप्शन में बाई करने को बोला जाता है कॉल और सेल करने को बोला जाता है पुट। ऑप्शन में बाई और सेल के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से परफेक्टली आपस में हेज किया जाता है। हेज का मतलब होता है कि बाई और सेल को आपस में इस तरीके से मिला दो कि कम से कम फाइनेंशियल लॉस हो। तो ऑप्शन में यही किया जाता है, बाई और सेल को परफेक्टली हेज किया जाता है आपस में और फिर उनसे ट्रेडिंग की जाती है। और ऑप्शन में जो है बाई को कॉल बोलते हैं और सेल को पुट बोलते हैं। ये पॉइंट याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। और ये जितने भी ये इस चीज़ में आप इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे मतलब जो है फ्यूचर में ही जो है ख़रीदे जाएंगे। आज फिक्स किया जाएगा सबका कुछ ना कुछ प्राइस और फ्यूचर में उसी सर्टेन प्राइस पे सर्टेन समय के बाद ख़रीदा जाएगा। ठीक है। फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड और ये फ्यूचर्स दोनों सेम तरीके के होते हैं, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं। बस फॉरवर्ड में जो है जो एक पॉइंट है वो ये है कि कोलेट्रल इज़ नॉट नेसेसरी। वहीं पे फ्यूचर में कोलेट्रल नेसेसरी है लेकिन फॉरवर्ड में कोलेट्रल नेसेसरी नहीं है। ये पॉइंट याद कर लेना बस। स्वैप का क्या होता है, ट्रेडेड ओवर द काउंटर। स्वैप की एक ख़ास बात होती है कि स्वैप जो है आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं की करते हैं, मतलब स्वैप जो होते हैं ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो स्वैप जो है ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं ट्रेड किए जाते हैं। ये चीज़ जो है ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, कैश फ्लो एक्सचेंज इन फ्यूचर एज पर द प्री डिफाइंड फार्मूला। ठीक है, जो आपका स्वैप्स हैं, स्वैप में ये दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा कि एक होता इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और दूसरा होता करेंसी स्वैप्स। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फीमा क्या होता है, फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक, ये चीज़ का इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म वगैरह सब देख लीजिएगा। कासा क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। आईबीबीआई क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड्स ऑफ इंडिया। ये 2016 में बनाया गया था। ठीक, ये 2016 में बनाया गया। मोराटोरियम पीरियड क्या होता है, ईएमआई हॉलीडे होता है। ये मतलब पीरियड रिफर्स टू अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन इन द लोन टेन्योर व्हेन द बोरोवर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे ईएमआई। ठीक है, बोरोवर को ईएमआई नहीं देनी पड़ती है, उसी जो ईएमआई हॉलीडे पीरियड होता है उसी को मोराटोरियम पीरियड बोलते हैं। कंजॉर्टियम क्या होते हैं, कंजॉर्टियम फाइनेंसिंग मतलब जो बहुत सारी बैंकें मिल के किसी एक जो है एक सिंगल बारोवर को कैटर करती हैं, तो उसी चीज़ को कंजॉर्टियम फाइनेंसिंग बोला जाता है। ठीक, उसी चीज़ को कंजॉर्टियम फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, मुद्रा। मुद्रा क्या, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये 2015 में बनाया गया था। नॉन कारपोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो लोन दिए जाते हैं अप टू 10 लाख तक के। ठीक है, टैगलाइन है मुद्रा का, फंड दी अनफंडेड। मुद्रा में 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। पहले प्रोडक्ट का नाम है शिशु। शिशु में लोन जो है अप टू 50,000 तक के कवर किए जाते हैं। किशोर में लोन जो है अप टू 50,000 से लेके 5 लाख तक के जो है कवर किए जाते हैं। जो तरुण वाला प्रोडक्ट है, तरुण प्रोडक्ट में लोन 5 लाख से 10 लाख तक के कवर किए जाते हैं। ये जो लोन लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989 है इस्टेब्लिश
1990 में हेडक्वार्टर लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश्ड एज अ नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी इन 1988 और सेबी का एक्ट बना दिया गया था 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। अगला पॉइंट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश किया गया। रिकमेंडेशन ऑफ क्राफी कार्ड कमेटी। ठीक है, इसी कमेटी का नाम है शिवरमन कमेटी, भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। RIDF जो है नाबार्ड ही ऑपरेट करता है, मतलब नाबार्ड के अंडर ही RIDF काम करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इन दो चीज़ों का फुल फॉर्म आपको याद करना, एक है ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरा है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और तीसरा है फिनो, फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशन। इन तीनों चीज़ों का फुल फॉर्म। KVP क्या होता है? किसान विकास पत्र 2018 में बनाए गए थे। किसान विकास पत्र के ये 4 डिनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं, 1000, 5000, 10,000, 50,000। ठीक है, किसान विकास पत्र जो है सिंगल और जॉइंट दोनों तरीके से इशू किए जा सकते हैं। किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी जो भी होगी उतने समय में पैसा डबल हो जाता है। किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी और बाकी फर्दर डिटेल पढ़ने के लिए आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पे जो है जाके पढ़ सकते हैं, वहीं पे ये सारी चीज़ें जो है इशू की जाती हैं। फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है कि आपका जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है रेवेन्यू से, मतलब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया है, वही चीज़ लिखा फिस्कल डिफिसिट। कैड क्या है? करेंट अकाउंट डेफिसिट। वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी हायर देन वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। कंट्री की जो CAD का मतलब है कंट्री का इम्पोर्ट जो है ज़्यादा हो गया है एक्सपोर्ट से, तो वही CAD है। ठीक है, अच्छा, 2 मार्केट आपने पढ़ी होंगी, बियर एंड बुल मार्केट। बियर मार्केट का मतलब होता है पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द मेजॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी प्राइस इन द मार्केट आर ड्रॉप सब्सटेंशियली। ठीक है, तो बियर का मतलब है कि मार्केट घट गया है, ड्रॉप सब्सटेंशियली, और बुल मार्केट का मतलब है मार्केट हाई हो गया है, राइज सब्सटेंशियली। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2006 में बनाया गया था। प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स, क्वाइंस, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इज मैनेज्ड बाय द सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया में करंटली जो है 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, 4 मिंटिंग प्रेस हैं और 1 पेपर मिल है। जो 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं उनमें से सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका नाम था CNP करेंसी नोट प्रेस, 1928 में नासिक में बनाई गई थी। और जो 4 मिंटिंग प्रेस हैं उनमें से जो पहली मिंटिंग प्रेस है वो नोएडा में बनी है। ठीक, और जो पेपर मिल है इंडिया की वो 1968 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश की गई थी। याद रखना, सिर्फ इकलौती ही पेपर मिल है, इसी पेपर मिल के पेपर से नोट और जितनी भी तरीके के जो स्टैम्प हैं, जहाँ जहाँ पे इस तरीके का कागज़ यूज़ किया जाता है सरकारी वाला, जैसे स्टैम्प है, नोट्स बनाने के काम में जो कागज़ यूज होता है वो सारा इसी पेपर मिल में बनता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल इनकम क्या होता है? कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं।
ठीक। और इंडिया का नेशनल इनकम जो है CSO कैलकुलेट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इन 3 चीज़ों के माध्यम से ही जो है वो नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तीसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन सब के फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो इस वीडियो में कम्प्लीटली मैंने कवर कर दी। इससे ज़्यादा की बिल्कुल नीड ही नहीं है आपको, सिर्फ इसी से ही आपका काम हो जाएगा, सिर्फ इसी एक वीडियो से। GDP, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। GDP का मतलब है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब विद इन द नेशन, अंदर एक ही देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ें टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज के थ्रू जो भी मार्केट वैल्यू बनाई जा रही गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, उसी चीज़ को GDP बोलते हैं। और GNP क्या बोलते हैं? GDP प्लस टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्न बाय द फॉरेन नेशनल्स डोमेस्टिकली। मतलब जैसे कि कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, तो वो इंडिया में भी लगी और अपनी कंपनी भी कहीं बाहर लगी होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जो GNP होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, उसमें GDP आएगा प्लस टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, जो अपने देश ने ओवरसीज़ में कहीं बाहर जो है इन्वेस्टमेंट किया वो गेन, और माइनस जो बाहर की कंपनी ने अपने देश में कमाया है उसको माइनस कर देंगे तो GNP बन जाएगा। इस चीज़ से आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। NNP क्या है? NNP का मतलब है GNP से, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देना। ये सिर्फ एक बार आपको समझ लेना है, बहुत कुछ रटना नहीं है। मतलब सिर्फ इनके फुल फॉर्म देख लीजिएगा और एक बार जो भी इसमें लिखी चीज़ें हैं उसको बस एक बार 1 रीडिंग कर लीजिएगा, बस सफिशियंट रहेगा। तो NNP क्या है? GNP माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब है कि जब भी कंजम्पशन में मतलब फॉल होगा, मतलब कि इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो भी डिमांड एंड सप्लाई में जो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं उसी चीज़ को ये बोला गया है डिप्रिसिएशन वाला, फॉल इन कंजम्पशन। ठीक है, तो ये एक बार जो है आप देख लीजिएगा, बाकी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ फुल फॉर्म वगैरह इम्पोर्टेंट हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में बनाया गया था। ठीक है, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। MOU का फुल फॉर्म मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी क्या है? इज़ द पॉलिसी रिलेटिंग टू अ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड अलाइड मैटर। मतलब किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी फिस्कल पॉलिसी का मतलब एक तरीके से जो जैसे फाइनेंशियल बजट होता है, तो जो उसमें फिस्कल रिलेटेड चीज़ें, फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी चीज़ें इशू की जाती, मतलब अगले 1 साल का पूरा ब्यौरा होता है कि इस अगले 1 साल में हमारा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो रिकॉर्ड है उसी चीज़ को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक, अगला क्या है? टैक्स सिस्टम। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन गिवन बाय अ सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स। टैक्स बेसिकली 2 तरीके से डिफाइन किया गया, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी एंड सेल टैक्स आता है। सेल टैक्स जो होता है वो प्योरली जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, बाकी कस्टम वाला तो सेंट्रल में भी आ सकता है, तो लेकिन सेल वाला जो है प्योरली जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ये चीज़ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और आर चिल्ला कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड इन अगस्त 1991 फॉर सजेस्टिंग रिफॉर्म इन द टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आर चिल्ला कमेटी 1991 सजेस्टिंग रिफॉर्म इन
टैक्स स्ट्रक्चर। डिसइन्वेस्टमेंट, आप बहुत जगह देखते रहते होंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे LIC ने अभी अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया था। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है ये कब से शुरू हुआ देखिए, मीन्स टू डिक्रीज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रीज। इन 1996 डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, 1996 में बनाया गया था। फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंशियल कमीशन इज constituted by the president under Article 280 अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस। पहला जो फाइनेंस कमीशन था वो हेड किया गया था प्रोफेसर KC पंत, और अभी करंट में 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है जो 21 से लेके 26 तक चलेगा, और इसके चेयरमैन हैं NK सिंह। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का ड्यूरेशन 5-5 साल का होता है। ठीक, तो अभी करंट में 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। बजट को आर्टिकल 112 में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। बजट इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर 2 मेजर पार्ट है बजट के, चीज़ याद कर लीजिएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग an event where the company sells its share to the public for first time। जब भी कंपनी पहली बार रजिस्टर करती है या पहली बार अपने शेयर जो है पब्लिक को सेल करती है तो उसी चीज़ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। और इसके बाद फिर FPO बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये दो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्हीं दोनों चीज़ों से इन्फ्लेशन डिसाइड किया जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग व्हेन अ कस्टमर यूजेस बैंकिंग चैनल्स टू कवर अप हिज सस्पिशियस एंड अनलॉफुल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जब भी कोई कैंडिडेट अपनी अनलॉफुल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब जो लीगल नहीं हैं, इलीगल हैं, उनको बैंकिंग चैनल के थ्रू करने की कोशिश करता है तो उसी चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ठीक, मतलब काला धन जिसे बोलते हैं, मतलब नॉर्मल भाषा में बोलते नहीं, काले धन को जो है गोरा धन बना दो, तो उसी प्रोसेस को जो है मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। और FCCB क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड इशूड इन अ करेंसी डिफरेंट देन इशूअर डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, जब भी मतलब जो भी इसको इशू करता है वो अपनी करेंसी अदर देन मतलब डोमेस्टिक करेंसी जब जो है बॉन्ड इशू करता है तो उसी चीज़ को जो है इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड इशूड इन अ करेंसी डिफरेंट देन इशूअर्स डोमेस्टिक करेंसी। उसी चीज़ को फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड बोलते हैं। फीमा याद रखना, 1999 में एक्ट बना था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, एंडोर्समेंट क्या होते हैं? When a negotiable instrument contains on the back of instrument an endorsement signed by the holder or payee। मतलब इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चेक, जब आप बैंक में चेक ले जाते हैं तो चेक के पीछे साइन करवाते हैं ना वो लोग, तो उसी जो पीछे आप साइन कर देते हैं ना, तो चेक है या डिमांड ड्राफ्ट है या इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं निगोशिएबल वाली, उन पे जो पीछे साइन कर देते हैं उसी चीज़ को एंडोर्समेंट बोला जाता है। व्हेन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोर्समेंट साइंड बाय द होल्डर आर पेई, उसी चीज़ को एंडोर्समेंट बोलते हैं। ठीक, करेंसी चेस्ट क्या होता है? आर स्टोर हाउसेस वेयर बैंक नोट्स आर रुपी कॉइन्स आर स्टॉक्ड ऑन बिहाफ ऑफ RBI। मतलब करेंसी चेस्ट जो होते हैं वो RBI के बिहाफ पे सर्टेन बैंक को अथराइज़ किया जाता है, सर्टेन बैंक की ब्रांचेस को अथराइज़ किया जाता है, वहाँ पे करेंसी चेस्ट बनाए जाते हैं। करेंसी चेस्ट में पैसे का मतलब जो भी नोट या कॉइन डाले जाते हैं वो मतलब RBI में पड़े,
क्योंकि वो आरबीआई के बिहाफ पे ही बनाए जाते हैं। उसी चीज़ को करेंसी चेस्ट करेंसी चेस्ट के बनाने का पर्पज़ ये है कि ताकि मार्केट में जो है फ्रेश नोट्स अवेलेबल रहें। जैसे बहुत बार नोटें फट जाती हैं या फिर गंदी हो जाती हैं, तो उनको करेंसी चेस्ट में डाल दिया जाता और वहाँ से वो नोट्स जो है फिर से आरबीआई चली जाती है और उसी नंबर की नोट फिर से आरबीआई उनको जो है वैनिश करके दूसरी नोट उसी नंबर की छाप देता है। तो ये पर्पज़ है करेंसी चेस्ट का। CBS क्या है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल होस्ट। ठीक है, मतलब एक तरीके से सारी बैंक की ब्रांचेस को कनेक्ट कर दिया गया है थ्रू द मतलब नेटवर्क। उसी चीज़ को कोर बैंकिंग सोल्यूशन बोला गया है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन में इस कोर का फुल फॉर्म आप लोग जो है इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस कोर का फुल फॉर्म क्या है। IMF International Monetary Fund established in 1945 Washington. ट्रांजेक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन SDR। IMF में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो SDR में होते हैं। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स नोन एज पेपर गोल्ड। ये पूरा का पूरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। SDR इज़ नॉट ए करेंसी बट इट्स अ वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। ठीक है, इसमें 5 करेंसीज होती हैं। पहली करेंसी का नाम है US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रिनमिनबी, जापानीज़ येन और ब्रिटिश पाउंड। ये पांचों करेंसीज में SDR में आती हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इनको पेपर गोल्ड बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन। IBRD and its associates institutions form a group known as वर्ल्ड बैंक। मतलब IBRD और इसके जो एसोसिएट हैं उन्होंने ग्रुप मिल के बनाया था और उसी ग्रुप को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। मतलब IBRD was established in 1945 with IMF on recommendation of ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पे जो है IMF एंड IBRD, ये IMF एंड IBRD आर ब्रेटन वुड ट्विंस। IMF और वर्ल्ड बैंक, जब IMF था तो वर्ल्ड बैंक आया ही क्यों? तो आने का पर्पज़ ये था कि टू प्रोवाइड लॉन्ग रन कैपिटल। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो IMF देता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक आया। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड बैंक में टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं पाँचों को मिला के वर्ल्ड बैंक बना है। तो इन पाँचों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, बस एक बार आप रीड कर लीजिएगा। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये 1966 में बना। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपीन में है। टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। अगला क्वेश्चन है प्रोविजनिंग नॉर्म्स, मतलब NPA क्लासिफिकेशन में प्रोविजनिंग की जाती है। जो असेट जितना ज़्यादा जो है NPA में कन्वर्ट हो सकता है उसको उस हिसाब से जो है उसकी प्रोविजनिंग की जाती है। उसको उस हिसाब से जो है उस असेट को प्रोविज़न किया जाता है कि वो जो है कम से कम जो है इकोनॉमी के लिए बैड बने। तो उसी क्लासिफिकेशन में 4 तरीके के असेट जो है डिफाइंड किए गए हैं। पहले असेट का नाम है स्टैंडर्ड, दूसरे का सब स्टैंडर्ड, तीसरे का डाउटफुल असेट और चौथे का लॉस असेट। ठीक है, लॉस का मतलब है कि बैंक जो है राइट ऑफ कर देती कि ये NPA कंप्लीट बन चुका है। स्टैंडर्ड का मतलब एक नॉमिनल से मतलब जो एक ऑपरेशनल रिस्क वाले चीज़ें हैं, मतलब एक बहुत ही नॉर्मल उसमें रिस्क रहता है,
वो उस चीज़ को स्टैंडर्ड असेट में डाला गया। सब स्टैंडर्ड असेट का मतलब है कि जो अभी एनपीए जो है 12 महीने से कम का है और जो 12 महीने से ज़्यादा का है उसको डाउटफुल असेट में डाल देंगे। और उसके बाद बैंक जो है सर्वे करती है, एनालाइज करती है, उसके बाद जो है जब उसे लगता है कि ये जो है बिल्कुल लॉस में कन्वर्ट हो गया तो उसको राइट ऑफ कर देती है। ये टर्म देख लेना, राइट ऑफ। कई बार ये चीज़ आती है क्वेश्चन में कि राइट ऑफ किसे कहते हैं, तो राइट ऑफ का मतलब कंप्लीटली लॉस असेट। ठीक, बाकी इन सारे जो असेट्स हैं इन सब का जो है अपना परसेंटेज फिक्स किया गया है प्रोविजनिंग में, लेकिन वो जो है परसेंटेज इम्पॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने उस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। ऑथराइज कैपिटल वर्सेस पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको देखिए, ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल का क्या मतलब है। ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे देखिए, ऑथराइज कैपिटल का मतलब है इट इज़ अ कंटेनर दैट होल्ड्स वाटर। मतलब आप समझिए ऑथराइज कैपिटल पूरा का पूरा ग्लास है, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल है। वहीं पेड अप कैपिटल क्या, इस ग्लास में जितना पानी है, जितना पानी भरा है, ये है पेड अप कैपिटल। ठीक, ऑथराइज कैपिटल की तरफ देखिए, यहाँ पे ये इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर अ कंपनी कैन इशू। ठीक है, ऑथराइज का मतलब है कि ऑथराइज चूँकि पूरा ग्लास है ना, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ शेयर कंपनी कैन इशू। ठीक है, वहीं पे पेड अप की तरफ ये पॉइंट देखिए, इट इज़ अमाउंट ऑफ शेयर द कंपनी हैज़ इशूड टू इट्स शेयर होल्डर। ये पेड अप कैपिटल है, ये इतना जितना पानी भरा है, तो इतना मतलब ये एक एग्जाम्पल से समझाया गया आपको कि अगर ये ग्लास है, पूरा ग्लास अगर ऑथराइज कैपिटल है तो ग्लास में जितना पानी भरा है वो पेड अप कैपिटल है। मतलब पेड अप कैपिटल कम होती है, ऑथराइज कैपिटल फुल होता है। तो पेड अप कैपिटल के बराबर जो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ शेयर द कंपनी हैज़ इशूड टू इट्स शेयर होल्डर। तो जो भी पेड अप कैपिटल होती है वो मतलब एक ऑथराइज कैपिटल से कम जो होता है, कम से इस चीज़। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि ऑथराइज कैपिटल एक फुल कैपेसिटी है और पेड अप कैपिटल उसका से एक सब असेट है। पेड अप कैपिटल का मतलब है अभी तक जो भी शेयर पब्लिक को इशू कर दिए गए हैं वो, लेकिन कंपनी की क्षमता इससे ज़्यादा की है, तो जो क्षमता उसकी मैक्सिमम है उसी को ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। और जो जितना उसने अभी शेयर इशू कर दिए गए हैं उस चीज़ को पेड अप कैपिटल बोला जाता है। इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चेक जो है एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब जो चीज़ें ट्रांसफरेबल हैं, ठीक है, फाइनेंशियल टर्म में बोला जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब जो चीज़ें ट्रांसफरेबल होती हैं। तो चेक भी उसी चीज़ में है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में आता है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ इफ़ अमाउंट रिटन इन चेक में अगर अमाउंट जो है वर्ड और फिगर दोनों में लिखा है तो ये हमेशा याद रखना कि वर्ड वाला जो है मान्य किया जाता है और जो फिगर वाला है मतलब जो 1 2 3 में लिखते हैं वो वाला अमान्य कर दिया जाएगा। वर्ड में जो आप लिखेंगे उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चेक की पार्टीज़, चेक में बेसिकली 3 पार्टीज़ होती हैं। ड्रार मतलब जो उस चेक को बनाया है, जो मेकर है चेक का। ड्राई बैंक और पेई मतलब जो बेनिफिशियरी है जिसको वो चेक मिलेगा, द पर्सन हुज नेम इज़ मेंशन ऑन द चेक। तो ये बेसिकली 3 पार्टी हैं, ड्रार, ड्राई और पेई। पार्टी याद कर लेना, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। बियरर चेक क्या होता है,
जब चेक पे और बियरर जो शब्द लिखा है अपेयरिंग ऑन द फेस ऑफ द चेक आर नॉट कैंसिल्ड, तब उस चेक को बोलते हैं बियरर चेक। बियरर चेक की खास बात यह है कि जो भी उसे लेके बैंक में पहुंच जाएगा, चेक का अमाउंट उसको दे दिया जाएगा। बियरर मतलब जो भी उसे होल्ड करेगा उसको वो पैसा मिल जाएगा, बियरर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब क्या है? सच चेक इज पेबल और ऑर्डर, ठीक है, वो बियरर काट के वहाँ पे और ऑर्डर अगर लिख दिया जाएगा तो वो ऑर्डर चेक में कंसीडर कर लिया जाएगा टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन एज अ पेई। ये चेक सिर्फ उसी पर्सन को मिलेगा जो उसमें लिखा हुआ है, जिसका नाम उस चेक में मेंशन कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेक उसी को मिलेगा। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि चेक के ऊपर दो लाइनें ऐसे कॉर्नर पे या जो है ऐसे पैरेलली दो लाइनें ऐसे खींच दो, वो क्रॉस चेक हो जाता है। क्रॉस चेक ऑन काउंटर जो है ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं किया जाता, क्रॉस चेक का पैसा सीधे और सीधे जो है अकाउंट में जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंटीडेटेड चेक का मतलब क्या? एंटीडेटेड का मतलब एंटी मतलब पुराना, एंटीडेटेड मतलब पुराना। बियर्स अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज़ प्रेजेंटेड टू द बैंक। आज आपने बैंक में चेक कोई प्रेजेंट किया लेकिन उस पर डेट पड़ी है कोई पिछले मंथ्स की, तो ऐसे चेक जो हैं 3 महीनों तक ही वैलिड होते हैं। जो भी डेट उस पर पड़ी है वहाँ से लेके 3 महीने तक की ही उसकी वैलिडिटी होती है। ऐसे चेक को एंटीडेटेड चेक बोला जाता है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि पोस्ट का मतलब आगे आने वाला, फ्यूचर डेट उस पर पड़ी है। फ्यूचर डेट चेक आर पोस्ट डेटेड चेक कैन नॉट बी ऑनर्ड अर्लियर देन द डेट ऑन द चेक। फ्यूचर डेट पोस्ट डेटेड चेक जो होते हैं वो बैंक ऑनर नहीं करता है जब तक कि वो डेट ना आ जाए, ठीक। अगला क्या? स्टेल चेक। स्टेल चेक वो चेक होते हैं जैसे कि जब जो है मतलब प्रेजेंट फॉर द पेमेंट आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक, अ स्टेल चेक इज़ नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक। जब 3 महीने बीत गए, वो जो पुराना आपने देखा था एंटीडेटेड पोस्ट डेटेड, वो उससे 3 महीने बीत भी गए और उसके बाद आप उसे बैंक में प्रेजेंट कर रहे हो तो फिर वो चेक कभी नहीं आपको मिलेगा। मतलब जैसे आज की डेट है पड़ी चेक पे और आज के 3 महीने बाद आप उसको जो है ले जा रहे हो बैंक में, तो वो चेक आपको बैंक ऑनर नहीं करेगी, ठीक है। अगला है डिमांड ड्राफ्ट। पे मनी ड्रॉन बाय वन ऑफिस ऑफ अ बैंक अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक, ठीक है। मतलब डिमांड ड्राफ्ट जो होते हैं बैंक के किसी एक ऑफिस के द्वारा बैंक उसी बैंक के किसी दूसरे ऑफिस के लिए इशू किए जाते हैं और ये डिफाइंड है इसमें सेक्शन 85A निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। इसमें ये चीज़ डिफाइन किया गया। तो फ्रेंड ये इतना वीडियो था और आई होप कि अगर आप इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत अपने से और एफर्ट कर लेंगे तो LIC वीडियो के लिए सफिशिएंट रहेगा। इससे ज़्यादा और आपको नीड नहीं है और आप बिल्कुल इससे ज़्यादा और आप बहुत परेशान भी मत होइए। बस इसी को आप 1-2 बार जो है रिवाइज़ कर लीजिएगा, इतने से आपका एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको जो है रेक्टिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त ही हूँ तो इसमें हो सकता है कोई भी कमी हो गई हो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, इसको सेलेक्ट करना फिर बनाना इतनी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक। तो बाय बाय, थैंक यू।